जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल दो बड़े न्यूज के बारे में बताऊंगा, जिनमें से सबसे पहला न्यूज रशिया को लेके है और रशिया की तरफ से किस तरीके से पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्से को अपने हिट जोन के अंतर्गत, मतलब टारगेटेड जोन के अंतर्गत लाया गया, जो आने वाले समय में रशिया को जहाँ पे बढ़ोतरी देगा वहीं पे अमेरिका और अमेरिका के एलाई खास करके यूरोप के देशों को चिंता में डाल सकता है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आप लोगों को अमेरिका के और एक फेलियर, मतलब अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के एक फेलियर के बारे में बताऊंगा, जहां पे जर्मनी द्वारा F-35 एयरक्राफ्टों को पूरी रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, रशियन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रशिया का जो नॉर्दर्न फ्लीट है, जिसे मरमांस्क नामक एरिया में डिप्लॉय किया हुआ है, वहां पे पहली बार की तरह लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रॉनिक सपरेशन सिस्टमों का इस्तेमाल शुरू किया गया। दोस्तों, इससे पहले भी रशिया द्वारा इन इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कभी भी रशिया इतना लार्ज स्केल में और पूरा का पूरा एक फ्लीट को इस तरीके का हथियारों से लैस नहीं किया था। रशियन मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इलेक्ट्रॉनिक सपरेशन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इसका रेंज करीबन 5000 किलोमीटर है और नॉर्दर्न फ्लीट में इन इक्विपमेंटों को शामिल करने के बाद अब इन इक्विपमेंटों के रेंज में पूरा का पूरा यूरोप आ चुका है। दोस्तों, प्रेस रिलीज के मुताबिक एक पूर्व रशियन आर्मी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के अधिकारी द्वारा जानकारी दिया गया है कि नॉर्दर्न फ्लीट में एक एक्सरसाइज किया गया, जिसमें इन इक्विपमेंटों का एक छोटा झलक ही दिखाया गया है। दोस्तों, ये छोटा झलक में शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन सपरेशन सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया, जो 100 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टमों को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, रिपोर्टों में तो ये भी बताया गया है कि ये एक्सरसाइज करीबन लंबा 14 घंटा चला, जिनमें जो टास्क दिया गया था उन टास्कों को रशियन फोर्सेस द्वारा बाखूबी तरीके से निभाया गया। इस एक्सरसाइज में जो शॉर्ट वेवलेंथ का इस्तेमाल किया गया है, उससे करीबन 5000 से 8000 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के रिकॉनेसेंस डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टमों को पूरी बर्बाद किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के फोर्सेस के बीच में कम्युनिकेशन को रोका जा सकता है और साथ ही साथ दुश्मन के इंटेलिजेंट गैदरिंग प्रोसेस को भी इतना धीमे किया जा सकता है कि दुश्मन इससे कोई एडवांटेज हासिल ना कर पाए। फिलहाल इन इक्विपमेंटों का छोटा झलक ही रशिया द्वारा दुनिया को दिखाया गया है, पर एक्सपर्टों का मानना है कि अगर रशिया इसे फुल स्केल में और फुल कैपेबिलिटी के साथ इस्तेमाल करेगा तो खाली यूरोप नहीं बल्कि अमेरिका के भी बहुत सारे हिस्सों के ऊपर रशिया अपना दबदबा पैदा कर सकता है। दोस्तों, 2019 में भी जब इन इक्विपमेंटों का परीक्षण रशिया द्वारा पहली बार किया गया था, तब भी नॉर्वेजियन रीजन के कुछ मीडिया रिपोर्टों में खुलासा किया गया था कि रशियन इन इक्विपमेंटों के वजह से उनके एरिया में, खास करके रशिया से लगे हुए बॉर्डर एरिया में रेडियो कम्युनिकेशन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रहा था। नॉर्वे के उच्च अधिकारियों द्वारा तब अपने मीडिया में जानकारी देते हुए बताया गया था कि रशिया के पास अधिकार है इस तरीके का एक्सरसाइज करने का, लेकिन रशिया किसी देश के नेशनल सिक्योरिटी को लेके खेल नहीं सकता और इससे नॉर्वे के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, इसके बाद नॉर्वे और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्रियों के बीच में भी एक बैठक हुआ, जहां पे दोनों देशों के तरफ से जीपीएस जैमिंग के मुद्दे को लेकर भी चर्चा किया गया। दोस्तों, ये मुद्दे अगर चर्चा हुआ होगा तो आप समझ सकते होंगे कि रशिया के ये नया इक्विपमेंट कितना घातक है और किस तरीके से ये नेविगेशन डिवाइसेस को भी जैम कर सकता है। रशिया द्वारा इन इक्विपमेंटों को अमेरिका और अमेरिकी एलाइयों के साथ बना हुआ गठबंधन, मतलब नेटो अलायंस को कमजोर करने के लिए बनाया गया है और रशिया इसका इस्तेमाल नेटो अलायंस के देश और अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका भी इन इक्विपमेंटों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि इससे खाली कम्युनिकेशन या नेविगेशन के ऊपर इंटरप्शन नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका रेंज इतना घातक है कि रशिया दूसरे देशों के अंतर्गत कम्युनिकेशन को भी इंटरप्ट कर सकता है। इवन अभी से दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इन इक्विपमेंटों के पास इतना क्षमता है कि यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सैटेलाइट नेविगेशन को भी बाखूबी तरीके से इंटरप्ट कर पाएगा, जिससे आने वाले समय में अमेरिका को जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नेविगेशन के मामले में बढ़ोतरी हासिल है, वो एक तरीके से कमजोर पड़ जाएगा। दोस्तों, इस तरीके का इक्विपमेंट फ्यूचर में ड्रोन और मिसाइल के कैपेबिलिटीज को भी घटा देगा और प्रिसीजन गाइडेड तरीके से अमेरिका अब जिस तरीके से दुश्मन के ऊपर धावा बोलता है, वो भी एक तरीके से कमजोर पड़ सकता है। पर रशिया के इन इक्विपमेंटों को कमजोर करने के लिए अगर कोई देश के तरफ से इसका काउंटर इक्विपमेंट बनाया जा रहा है, तो ये आने वाले समय में और घातक हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों के बीच में जंग खाली मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं बल्कि सिविलियन इक्विपमेंटों के ऊपर भी बड़ा असर डाल सकता है, जो सिविलियन प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा नुकसान के रूप में भी आगे आ सकता है। दोस्तों, अमेरिका को तो रशिया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के मामले में एक बहुत बड़ा झटका मिल चुका है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका को और एक फील्ड में भी मुंह की खाना पड़ा। और दोस्तों, ये फील्ड है अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके। हाल ही में सुनने को आया है कि जर्मनी के तरफ से अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑफर को ठुकरा दिया गया। दोस्तों, रिसेंट रिपोर्टों के मुताबिक जर्मन पार्लियामेंट द्वारा एडिशनल यूरोफाइटर टाइफून खरीदने का ऑर्डर को पास किया गया है। बेसिकली ये ऑर्डर एयरबस कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा और ऑर्डर के तहत जर्मनी एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले ट्रंच
ट्रंच 1 यूरोफाइटर टाइफूनों को रिप्लेस करने के लिए 38 ट्रंच 3 के यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। दोस्तों इसका लागत करीबन 5.4 बिलियन यूरो लगाया जा रहा है, पर इसका प्रॉपर कॉस्ट के बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं दिया गया। दोस्तों अब सवाल उठता है कि इसमें अमेरिका का फेलियर कहां पर है। दोस्तों इसे अमेरिका के फेलियर के हिसाब से इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका द्वारा जर्मनी के तरफ से दिया गया एक बहुत बड़ा टेंडर को हासिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा था। दोस्तों इस टेंडर के तहत अमेरिका द्वारा जर्मनी को F/A-18 सुपर हॉर्नेट और J-18 ग्राउलर जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर तो किया गया है, साथ में F-35 का भी ऑफर किया गया था, पर जर्मनी द्वारा टेंडर को एयरबस कंपनी को इसीलिए दिया गया क्योंकि यूरोप के ये बहुत बड़ा कंपनी हाल ही में महामारी की वजह से लॉस से गुजर रहा था। इवन इससे जर्मनी का ये भी कहना है कि यूरोप के अंदर इससे करीबन 1 लाख नया जॉब क्रिएशन होगा। दोस्तों जर्मनी द्वारा एयरबस कंपनी से जो ट्रेंच 3 यूरोफाइटर टाइफून खरीदा जाएगा उसे एक आधुनिक 4.5 जनरेशन के फाइटर का दर्जा दिया जा रहा है। इन एयरक्राफ्टों को पहले मॉडल के एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा क्रिटिकल और ज्यादा एडवांस बनाया गया है, जिनमें नया कन्फर्मेबल फ्यूल टैंक, फाइबर ऑप्टिक्स केबलिंग, अपग्रेडेड कंप्यूटर, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार और नया डिफेंसिव सिस्टमों को भी लगाया गया है। दोस्तों जर्मनी एयरफोर्स के पास करीबन 141 यूरोफाइटर टाइफून है, जिनमें से 2 एयरक्राफ्ट 2013 में एक हादसे के दरमियान क्रैश हो गया था। और दोस्तों एयर टाइम हब मैगजीन के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो 38 एयरक्राफ्टों को जर्मनी द्वारा खरीदा जाएगा, ये जर्मन एयरफोर्स के अपग्रेडेशन के सिर्फ पहला इंस्टॉलमेंट है। जर्मनी द्वारा अपने एयरफोर्स को मजबूत और उन्नत करने के लिए इससे भी ज्यादा संख्या में एयरक्राफ्ट खरीदने का एक संकल्प को बनाया गया है, जिनमें टोटल 93 नया यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना है, जबकि इसके अलावा 30 अमेरिकी कंपनी बोइंग का बनाया हुआ F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट और 15 इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन मतलब J-18 ग्राउलर एयरक्राफ्ट को भी शामिल करना है। जबकि दोस्तों जर्मन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले टॉर्नेडो एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करने का एक प्रोजेक्ट है और अमेरिका के द्वारा इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। टॉर्नेडो एयरक्राफ्ट और इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्टों के वर्जन को रिप्लेस करने के लिए अमेरिका द्वारा F/A-18 सुपर हॉर्नेट और J-18 ग्राउलर एयरक्राफ्टों का एडिशनल एयरक्राफ्ट के लिए भी ऑफर किया गया है। दोस्तों कुछ यूरोप के एक्सपर्टों का तो यह भी मानना है कि जर्मनी द्वारा अमेरिका के F-35 और F/A-18 सुपर हॉर्नेट के बजाय यूरोफाइटर टाइफून को चुने जाने के पीछे यूरोपियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सॉवरेनिटी को बरकरार रखना था। इवन इससे जर्मनी को भी एक तरीके से मदद इसीलिए मिलेगा क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून के मैन्युफैक्चरिंग में जर्मनी का भी एक बड़ा हाथ है। इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट और हथियारों को भी यूरोप में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो जर्मनी के लिए हासिल करना अमेरिकी हथियारों के तुलना में और ज्यादा आसान होगा। साथ ही साथ जर्मनी और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है उसे और मजबूत करने का भी मौका जर्मनी को मिलेगा, जो एक तरीके से अमेरिका से भी बढ़ चढ़ के जर्मनी को हथियार सप्लाई में मदद करता है। इवन हाल ही के दिनों में फ्रांस और जर्मनी द्वारा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ज्वाइंटली बनाने का एक कॉन्सेप्ट को भी आगे रखा गया है, जबकि जर्मन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों के एक बड़े संख्या के एयरक्राफ्टों का डिलीवरी फ्रेंच एयरबस द्वारा किया जा रहा है। जर्मनी और फ्रांस ज्वाइंटली जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे आने वाले समय में यूरोप के अंदर अमेरिका की F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, जबकि F-35 के यूरोफाइटर टाइफून के सामने हारे जाने का ये सिर्फ पहला शुरुआत भी माना जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो को देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।